अक्सर लोगों के ये सवाल आते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा ट्राई किया, 3 दफ़ा ट्राई किया, हमारा विजिट वीज़ा क्यों नहीं लग रहा? क्या चीज़ आप वहाँ उन केसों में देखते हैं? क्या गलती की हुई है? केस इस तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है कि वो जिसमें काफी पुअर कंडीशन होती है, अच्छे तरीके से नहीं किया गया होता। आपकी कोई इस तरह की चीज वो फेक करके लगा देंगे जिसपे आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में 5 इयर्स बैन हो जाता है। ये बताएं कि एक बंदा विजिट वीज़ा लेके आ जाता है कनाडा में और उसके पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, तो कितने टाइम के लिए वो कनाडा में रह सकता है? वैलिडिटी एक और चीज हो गई, वो स्टिकर पे प्रिंटेड डेट है, ठीक है। और जो आपका स्टे है, स्टे 6 मंथ्स ही होता है। 5 माह के बाद जब आपका स्टे अभी वैलिड है तो एक्सटेंशन अप्लाई करें। विजिट वीज़े वाला सर अगर वो स्टडी करना चाहता है, यहाँ पे आके कहता है कि जी मैं किसी स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसको क्या प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा? दाखिला आपका हो जाएगा। आप विजिटर पर आए हैं, आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वो फीस लेंगे, आपको दाखिले का लेटर दे देंगे। बेहतर यही है अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, आप कनाडा लीव करें। आपका स्टिकर खत्म हो रहा है, वीज़ा खत्म हो रहा है, वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। अगर आपका स्टिकर एक्सपायर हो रहा है तो यू मस्ट लीव कनाडा। आप वायलेट मत करें, ओवरस्टे मत करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक उर्दू वर्ल्ड के ऊपर आपको, और स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे हारिस फारूक साहब के कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल एड्रेस। आप क्वेश्चन करते रहिए और जवाब आपको मिलते रहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि मोस्ट वांटेड है, और वो है विजिट वीज़ा। और सवाल मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हारिस साहब से करने लगा हूँ कि अक्सर लोगों के ये सवाल आते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, 2 दफ़ा ट्राई किया, 3 दफ़ा ट्राई किया, विजिट वीज़ा अप्लाई किया, खुद से किया, और उसके बाद फिर तीसरी चौथी या दूसरी दफ़ा जो है वो कंसल्टेंट या लॉयर के पास आए होते हैं कि हमारा विजिट वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है, हमारा बहुत अच्छा जो है रिकॉर्ड भी है। तो हमारे सब ये क्या साइंस है कि लोग जो हैं पहली दूसरी तीसरी दफ़ा ट्राई करके आपके पास जब आते हैं तो क्या चीज़ आप वहाँ उन केसों में देखते हैं कि वो क्या किया हुआ, क्या गलती की हुई है? जी मान साहब, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। वाकई दुरुस्त है आपकी बात कि पहली दफ़ा वो किसी भी स्ट्रीट में किसी भी बंदे ने कहा जी मैं आपका केस लगा दूंगा, वो लगा दिया जाता है, तो वो रिजेक्शन होती है। फिर वो जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं तो उसको देखकर हमें काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि उस बंदे का रियलिटी में प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था, उसकी बिजनेस था, उनके बैंक में भी पैसे थे, उनका असूली तौर पे वीज़ा लगना चाहिए था। लेकिन वो केस इस तरीके से प्रेजेंट किया गया होता है कि वो जिसमें काफ़ी पुअर कंडीशन होती है, अच्छे तरीके से नहीं किया गया होता, तो उसकी वजह से उनका केस रिजेक्ट हो जाता। तो मैं लेकिन उसमें फिर दोबारा अप्लाई करेंगे तो इतने चांसेस नहीं होते, ये आपको भी इल्म है। तो उसमें हम यही मशवरा देते हैं कि आप एक ही मरतबा अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करने से आपको हासिल कुछ नहीं होगा। आप एक दफ़ा अप्लाई करेंगे, लेकिन आप उसको उसकी कानूनी मुशावरत से करें। आप किसी ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, कंसल्टेंट का, लॉयर का जो को कनाडा से लाइसेंस याफ्ता हैं, उनका इंतखाब करें, जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करें, और बजाय बार बार अप्लाई करके मायूसी, रिजेक्शन और ये चीज़ें जो है ना आपको बर्दाश्त करनी पड़े, आपका एक ही दफ़ा वीज़ा लग जाए। अमान साहब, इसमें मैं एक और चीज़ जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग करते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, वो तो बड़े बहुत से चांस लेते हैं, वो आपको इल्म भी नहीं होता कि अब तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जाली लगा दें, ठीक है। आपकी कोई इस तरह की चीज़ वो फेक करके लगा देंगे जिस पे आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में 5 इयर्स बैन हो जाता है। अब देखिए, टेक्निकली आपका अपना तो कोई कसूर नहीं है ना, आपने तो किसी को पैसे दिए कि भाई मेरा केस अप्लाई करो। अब वो उस भाई साहब ने उसमें कुछ ऐसे पेपर लगाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वेरीफाई कर लिए, और उसकी बिना पर उन्होंने आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया। तो ये सारे ख़तरात होते हैं अगर आप किसी लाइसेंस याफ्ता कंसल्टेंट को हायर नहीं करते तो। जी हारिस साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि ये बताएं कि एक बंदा विजिट वीज़ा लेके आ जाता है कनाडा में और उसके पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का वीज़ा लगा हुआ है, तो कितने टाइम के लिए वो कनाडा में रह सकता है, और क्या वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है? अमन साहब, ये एक इसके बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा। 2 चीज़ें हैं। एक है आपके वीज़े की वैलिडिटी। देखें, वीज़ा जब उसने आपको स्टैंप किया तो उसने 10 साल वैलिडिटी का लगा दिया, विच मीन्स आइंदा 10 साल तक आप जब भी कनाडा में दाखिल होंगे, अपने दाखिल होने की डेट से लेके आगे 6 माह तक आप रुक सकेंगे, काम कर सकेंगे। उसके बाद आपको कनाडा लीव करना होगा। तो वैलिडिटी एक और चीज़ हो गई, वो स्टिकर पे प्रिंटेड डेट है, ठीक है। और जो आपका स्टे है, स्टे 6 मंथ्स ही होता है। अब मैं आ जाता हूँ आपके अगले सवाल की तरफ कि एक्सटेंड करना। अब पहले बहुत साल पहले ये हुआ करता था, जब आप कनाडा में विजिटर वीज़े पे एंटर होते थे वो स्टैंप लगा देते थे, ठीक है। अब देखिए, मैं विजिटर हूँ, मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, मैं कनाडा में विजिटर वीज़े पे एंटर हुआ, उसने स्टैंप लगा दी कि जी ठीक है, आप 14 मई
2025 को एंटर हो गए। अब मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो गया ना, 6 महीने, लेकिन बहुत अरसा गुजरा, इन्होंने स्टैंप लगानी बंद कर दी। अब आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चला गया आपका डेट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा। वो 6 माह से पहले पहले या आप एग्जिट कर जाएं, या अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 5 माह के बाद, यानी 6 माह में तो आपका स्टे एक्सपायर हो जाएगा। 5 माह के बाद जब आपका स्टे अभी वैलिड है तो एक्सटेंशन अप्लाई करें। हम एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं और उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन लगा के भेजते हैं उनको, तो वो उसके जवाब में हमें विजिटर रिकॉर्ड भेजते हैं। एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता है, उसमें उसने लिखा होता है। जैसे मैं आपको 14 मई 2025 ही की मिसाल देता हूँ, ठीक है। 14 मई 2025 में मैं एंटर हुआ, मेरे 6 माह पूरे हो रहे थे। तो जब आप मेरे पास आएंगे, अप्लाई करेंगे या किसी कंसल्टेंट के पास जाके अप्लाई करेंगे, तो वो 6 मंथ्स का फर्दर स्टे करे आपका मांगेगा। तो वो आपको 13 मार्च 2026, यानी टोटल एरिया तो आपका जो आपका ड्यूरेशन था वो तो साल बन गया ना। 6 मंथ्स आपको वैसे मिला था, 6 मंथ्स आपको उन्होंने फर्दर ले दिया था। तो इस तरह से आप 1 साल के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। अच्छा, अगर वीज़ा चले एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन पे हमने बात कर ली, कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है विजिट पे और उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई जॉब मिलती है, या वो कोई जॉब ढूंढना चाहता है, यहाँ पे ठहरना चाहता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अब हैं कि उसका वीज़ा कन्वर्ट हो जाए? सर देखिए, कन्वर्ट का जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था। पेंडेमिक जब फैला तो उस वक्त ट्रैवल बंद हो गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक तरह का वहम हो गया था। ट्रूडो गवर्नमेंट थी, उनके ज़हन में था कि शायद हमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग आ जा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग विजिटर पर हैं, एक पब्लिक पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की थी कि जो लोग विजिटर पर हैं, अगर आप उनको हायर करते हैं LMIA के थ्रू, तो उनको कनाडा छोड़ना नहीं पड़ेगा और वो वहीं से उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। ये पब्लिक पॉलिसी एक्सटेंड हुई और लेकिन अब ये ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त अगर आप कनाडा विजिटर पर आते हैं तो आपका वर्क परमिट में वो तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, आप आए हैं, अगर आपकी शादी हो जाती है, गैर शादीशुदा है अगर आप, तो आपकी शादी हो जाती है तो आप स्पाउसल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बल ये कि वर्क परमिट या उसकी वो जो कन्वर्ट या जो उसको एक हाइप क्रिएट की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो विजिट वीज़े वाला सर अगर वो स्टडी करना चाहता है, यहाँ पे आके वो कहता है कि जी मैं किसी स्कूल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, तो फिर उसको क्या प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, स्टडी परमिट की बात करते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है इनसाइड कनाडा, एक है आउटसाइड कनाडा। अब आप 99% लोग आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करते हैं। अब बाहर से बच्चा अप्लाई करता है, अपने आइल्स, अपना फाइनेंशियल्स, फीस देता है और उसके बाद वीज़ा लगता है और यहाँ पर आ जाता है। अब इनसाइड कनाडा की क्लॉज इन्होंने रखी है, बहुत कुछ चंद एक शॉर्ट किस्म के कोर्सेज के लिए रखी है। उसकी कंडीशनैलिटीज़ बहुत टफ हैं। उसमें आपको एक प्री रिक्विजिट कोर्स करना पड़ता है, तो दाखला आपका हो जाएगा। आप विजिटर पर आए हैं, आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, वो फीस लेंगे, आपको दाखले का लेटर दे देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका वो विजिटर वीज़ा स्टडी वीज़ा में चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इस तरह की हैं कि वो एक बहुत महदूद लोगों के लिए बनाया गया है। तो बेहतर यही है, अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, आप कनाडा लीव करें और आउटसाइड कनाडा की जो कैटेगरी है उस पर आप अप्लाई करें बाहर से, क्योंकि आप एक बार ट्रैवल तो कर चुकी हैं और एडमिशन भी आप खुद लेकर जा चुकी हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा और उस पर आप आसानी कनाडा में स्टडी परमिट लेकर एंटर हो सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने वीज़ा एक्सटेंशन की बात की कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये बताएं कि क्या वीज़ा अगर आपका स्टिकर ख़त्म हो रहा, वीज़ा ख़त्म हो रहा, वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है? नहीं, ये पहले होता रहा है। हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते थे, कुछ कैटेगरीज थी, जैसे सुपर वीज़ा था तो वो हम यहाँ से अप्लाई कर देते थे और फिर ऑटवा ही में पासपोर्ट भेज देते थे और यहाँ से स्टैंप होकर आ जाता था। अब नहीं होता। अगर आपका स्टिकर वैलिड है और आपने फर्दर स्टे करवाना है, जैसे हमने पहले जिक्र किया था, तो वो हम आपका 6 माह का 1 साल का स्टे ले देते हैं। लेकिन अगर आपका स्टिकर एक्सपायर हो रहा हो, समटाइम्स आपका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपका स्टिकर एक्सपायर हो रहा है तो यू मस्ट लीव कनाडा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। जो आपका लीगल पीरियड था 6 मंथ्स का था, जितना भी था, उसी में आप वायलेट मत करें, ओवरस्टे मत करें।
आप कनाडा को छोड़ें, जाएं और बाहर से अप्लाई करें, आपको दोबारा वीज़ा मिल जाएगा और फिर आप आ जाए, यानी नए स्टिकर के साथ आप आएँ। नाज़रीन, विजिट वीज़ा के रिलेटेड आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन जो है वो हमने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होंगी और अगले प्रोग्राम के लिए आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा हम नए सेगमेंट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा।